बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। जिस तरह से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, एक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई थी जीडीपी की। और ये क्योंकि डाटा मार्केट में आता है और हमें अक्सर ये समझने में मदद नहीं मिलती है, चीज़ों के पता नहीं होता कि जीडीपी होता क्या है या जो न्यूज़ आ रही होती हैं वो क्या होती हैं। तो आज जिस तरह से डाटा मार्केट में आ रहा है सीपीआई का, सीपीआई का अगर आप देखें तो 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से मंथली सीपीआई भी आ रहा है और ईयरली सीपीआई भी आ रहा है और उसके बाद कोर सीपीआई मंथली भी आ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि सीपीआई असल में है क्या, ये क्यों डाटा लिया जाता है, सीपीआई का मकसद क्या है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसका आगे जो प्रोसेस है वो क्या है, सीपीआई किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये किस तरह से मार्केट पे अफेक्ट करता है, क्यों मार्केट पे अफेक्ट करता है। तो ये इसका जो बेसिक है वो जब तक हमें पता नहीं होगा कि सीपीआई आकर है क्या, तब तक हम उसको सही प्रॉपरली वो नहीं कह सकते कि इस पे मार्केट का क्या असर होगा। तो आइए हम सीपीआई को देख लेते हैं कि सीपीआई जो है वो होता क्या है और इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें करके बताऊँगा कि ताकि हमें प्रॉपरली चीज़ें समझ आएँ। उससे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर देखें तो सीपीआई के ऊपर अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं, वो इसको रिलीज़ करते हैं, सोर्स वहाँ से आता है। और इसका जो मैयर है इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर, तो डायरेक्टली कंज्यूमर से ये जो है ना वो लिंक्ड है। किसी भी इकॉनमी को या किसी भी कंट्री के आपने जब उसके मैयर करना होता है तो डायरेक्टली उसके कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको आप मैयर करते हो। तो ये जो सीपीआई है ये डायरेक्टली कंज्यूमर की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो वो परचेज कर रहा है उसके मदद से किया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, ग्रेटर आता है, तो ये गुड फॉर करेंसी यानी कि यूएसडी के लिए अच्छा है, ठीक है। और ये रिलीज़ मंथली होता है 16 डेज आफ्टर द मंथ एंड्स, और मंथ एंड के जो है ना वो 16 डेज के बाद जो है ना वो दिया जाता है, सॉरी। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस अमाउंट अ मेजोरिटी ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन। वाई ट्रेडर्स केयर, क्यों ज़रूरी है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फ्लेशन के लिए सीपीआई काउंट किया जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, और इन्फ्लेशन किस किस वजह से आता है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। तो इन्फ्लेशन को देखने के लिए जो बैंक्स हैं उस किसी भी मखसूस कंट्री के, वो सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि मुल्क में किस चीज़ पे ज़्यादा जो है ना वो इन्फ्लेशन हो रहा है और कितना इन्फ्लेशन, कितने परसेंट जो है ना वो इन्फ्लेशन बढ़ा है इस पूरे एक टाइम फ्रेम के अंदर, चाहे वो मंथली है चाहे वो ईयरली है। तो उसके हिसाब से हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया या कम किया जाता है, ठीक है। तो अब ये सारी जो चीज़ें मेजर करने के लिए उससे पहले जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। तो सीपीआई क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीआई का मेन मकसद जो है वो इन्फ्लेशन को चेक करना है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। इन्फ्लेशन मुख्तलिफ वजह से बढ़ सकता है या कम हो सकता है। सबसे पहले जो है वो है डिमांड, इन्फ्लेशन को बढ़ाती है डिमांड पुल, ठीक है। डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उससे भी चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है और उस चीज़ की प्राइस बढ़ती है। दूसरा ये होता है कि कॉस्ट भी अफेक्ट करती है, यानी कि जो उस चीज़ को बनाने में उस चीज़ की कॉस्ट आ रही थी, उनके जो रॉ मटेरियल्स था उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो भी जो है ना वो इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसके बाद इसमें जैसे इन्फ्लेशन को अगर हम सिंपली देखें कि आप कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर आप 4 चीज़ें ले रहे हो, आप हर बार वही परचेज करते हो। जैसे कि आप ये 4 पेन जो है ना वो आपने 2020 में ख़रीदे और उनकी जो प्राइस थी वो 100 रुपया थी, ठीक है। अब सेम यही पेन आप दोबारा से 2021 में यानी कि 1 साल बाद लेने गए तो 2021 में ही आपको पड़े
105 रुपए के 4 पेन। तो इट्स मीन कि 5% जो है ना वो इसमें इन्फ्लेशन आया है। ठीक हो गया, ये तो एक सिंपली इन्फ्लेशन के बारे में था। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह से पहले फाइंड आउट किया जाता है और उसके बदले फिर आप जो इन्फ्लेशन है उसका रेट कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि कितने परसेंटेज जो है ना वो इसमें जो है ना वो इन्फ्लेशन बढ़ा है। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने का तरीका क्या है कि गवर्नमेंट का जो ब्यूरो होता है, ये एक पूरी मिनिस्ट्री है जो कि इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक बास्केट ली जाती है, ठीक है, कोई भी बास्केट आप इसे कैसे, इसको बास्केट ही बोला जाता है इसमें। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ABC 1 2 3 कुछ भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फ़र्ज़ किया जाता है, ये कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि आप एक कंज्यूमर हैं और आप क्या करते हो, हर साल इस तरह की बास्केट आप परचेज करते हो और उसके अंदर आप बास्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर बच्चों की किताबें हैं, उसके अंदर आपकी दवाइयाँ हैं, उसके अंदर आपकी एजुकेशन के रिलेटेड हैं, आपके हाउसिंग के जो ना वो अखराजात हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, और एक कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें उसमें से खर्च कर सकता है वो हज़ारों के हिसाब से हो सकती हैं और उनकी डिफरेंट एक बास्केट्स बनाई जाती हैं और कि इस तरह की चीज़ें ये कंज्यूमर बार बार परचेज़ करता है। जैसे आप हर महीने कुछ चीज़ें जैसे आप जो ना वो पत्ती, चीनी, नमक, आप गोश्त खरीदते हो, आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो, आप बिजली का बिल पे करते हो, आप डिफरेंट सर्विसेज जो ना वो हर महीने बाय करते हो, तो वो आपकी बास्केट है, ठीक है। अब उस बास्केट को मेजर किया जाता है कि सन 2019 में, फ़र्ज़ करें सन 2019 में इसकी कीमत थी, इस पूरी बास्केट को ख़रीदने के लिए 5,000 रुपये ये कंज्यूमर पे करता था, ठीक है। जैसे 2020 हुआ तो अब इसी बास्केट को ख़रीदने के लिए कंज्यूमर 5,500 रुपये जो है ना वो उसे पे करना पड़ रहे हैं। अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या चीज़ करेगी, अब इसमें दो चीज़ें हैं जो कि समझना ज़रूरी हैं। अगर ये बास्केट जो सेम चीज़ें, मसलन इसमें जो चीज़ें आप 2019 में लेते थे वही आपने सेम चीज़ें 2020 में भी ली, आपने कोई इसमें फ़र्क नहीं डाला, जितनी चीज़ें आप 2019 में लेते थे वही सेम चीज़ें, सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी आप 2020 में भी लेते थे। लेकिन जो बास्केट का रेट उस टाइम 5,000 था और अब आपको देना पड़ रहा है 1 साल बाद 5,500। अब होगा क्या, अगर तो आपकी इनकम फिक्स है, जैसे मैक्सिमम लोगों की होती है सैलरीज जो कि फिक्स सैलरीज हैं, अब उसमें क्या है जी कि अगर आपकी इनकम फिक्स है तो अगर आप यही लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो या तो इनकम को, गवर्नमेंट की जो इनकम्स हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी कि वो उतनी ही चीज़ें जो हैं वो ले सकें उसी प्राइस के अंदर। यानी कि वो अगर 5,500 में वो चीज़ें आ रही हैं तो गवर्नमेंट को आप 500 रुपये उसके अगले साल में प्राइस में तनख्वाहें जो है ना वो बढ़ाना पड़ेंगी ताकि वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रख सके। अगर वो तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, या तो इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी आपको, कुछ इतनी चीज़ें आप इसमें से निकालोगे, आप जो चीज़ें बास्केट में वो यूज़ करते थे वो कंज्यूमर को छोड़ना पड़ जाएंगी, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड उसका कम होगा। और अगर ये नहीं करता तो फिर उसके मुतबादल चीज़ें लेगा, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि एक बिस्किट है, कोई भी बिस्किट आप पहले ख़रीदते थे वो था 10 रुपये का, अब इसमें क्योंकि वो बिस्किट भी शामिल आ रहे होते हैं तो एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, अगर वो 10 रुपये का था अब उसकी कीमत 20 रुपये होगी है, लेकिन आप के पास मज़ीद जो है ना वो पैसे खर्च करने की ताकत नहीं है, आप इस पर अगर मज़ीद खर्च करोगे तो बजट जो है ना वो आपका डिस्टर्ब होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बिस्किट तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा लो क्वालिटी बिस्किट, जो कि अब वो जो आप हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी बिस्किट खा रहे थे वो आप नहीं खा रहे हो, अब आपने उससे लो बिस्किट लेना शुरू कर दिया और उसकी कीमत 10 रुपये है लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो लो आ गया। तो बात वही है कि अब ये जो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस बास्केट का जो प्राइस इंडेक्स इसको लगेगा
इस पे क्या होगा कि जो आपकी गवर्नमेंट है, या तो आपकी सैलरीज बढ़ाना पड़ेंगी, या फिर क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो इकॉनमी है वो गिरना शुरू हो जाएगी। लोगों का जो गुर्बत की तरफ आते जाएंगे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, अगर उनके पीछे उनकी इनकम नहीं बढ़ रही तो वो इन्फ्लेशन का असर उस मुल्क की इकॉनमी पे, उस मुल्क की आप कह लें कि उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर पड़ेगा, और वो मुल्क गरीब होता जाएगा इन्फ्लेशन बढ़ने से। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पता होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह से होता है। इसका एक प्रॉपर जो है ना वो फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। ये आप गूगल से भी ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आसान करके इसमें बता रहा हूँ। जैसे कि हम फ़र्ज़ करें 2016 और 2017 और 2018 का हम जो है ना वो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है CPI इक्वल टू, इसमें क्या होता है, एक बेस ईयर बनाया जाता है और एक करंट ईयर बनाया जाता है। उसको जो करंट ईयर है उसको डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस ऑफ करंट ईयर, उसी बास्केट की प्राइस ली जा रही है, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। ये यहाँ पे थोड़ा सा पेन की वजह से राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा आप फील ना करिएगा, इसको कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया तो मुझे बताइएगा। मैं ये टच स्क्रीन के ऊपर इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो राइटिंग है ना वो थोड़ा सा गैप अप करती है, जिसकी वजह से राइटिंग को सही पढ़ी नहीं जाती है। तो यहाँ पे क्या जी कि प्राइस जो करंट ईयर की प्राइस है उसको डिवाइड किया जाता है बेस ईयर पे। मतलब ये है कि आपने इसके 3 ईयर्स को ले लिया है, इसी तरह 4 ईयर, 4 महीने, 2 महीने, या कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए किया जा सकता है। हम यहाँ पे 3 साल की जो है ना वो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर है वो एक साल के अंदर, एक पूरे साल के अंदर एक पिज़्ज़ा खाता है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, और साथ उसके एक जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक लेता है, ठीक है। सेम 2017 में भी वो यही करता है, एक पिज़्ज़ा खाता है और एक कोल्ड ड्रिंक लेता है, और 2018 में भी एक पिज़्ज़ा खाता है और एक कोल्ड ड्रिंक लेता है। अब पिज़्ज़ा जो है वो 2016 के अंदर था, फ़र्ज़ करते हैं हम 100 रुपये का, और कोल्ड ड्रिंक थी 20 रुपये की, यानी कि उसने टोटल जो खर्च किया वो 120 रुपये खर्च किया। ये हम एक बास्केट की एग्जांपल ले रहे हैं। 2017 में उसने सेम पिज़्ज़ा खाया और सेम कोल्ड ड्रिंक ली, लेकिन इस टाइम जो पिज़्ज़ा की कीमत थी वो 120 रुपये थी, और कोल्ड ड्रिंक उस टाइम हो गई थी 30 रुपये की। तो ये अब उसने 150 रुपये खर्च किए। इसी तरह से 2018 की बात कर लें तो 2018 में अब ये जो पिज़्ज़ा है वो 150 रुपये का हो गया और कोल्ड ड्रिंक हो गई 50 रुपये की। तो अब उसने क्या खर्च किया, 200 रुपये खर्च किए हैं पूरे साल के अंदर। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक की। इसकी मिसाल वो बास्केट की तरह की है कि आपने जितनी भी चीज़ें कंज्यूम की हैं उन सारे को जमा करके आप एक बास्केट का वो बनाते हो। तो 120 आपने पहले साल में, दूसरे साल में 150 टोटल खर्च किया, तीसरे साल में वो 200 खर्च किया। अब इसका जो CPI कैलकुलेट किया जाएगा उसका फार्मूला ये है, प्रीवियस जो करंट ईयर है, फ़र्ज़ करें कि हम ये निकालना चाह रहे हैं, 2018 का CPI निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें जो करंट ईयर है वो है, उसमें जो खर्च किया है वो 200 है। ये होगा 200 डिवाइडेड बाय 150, जो उसका बेस ईयर जो भी माना जाएगा। हम बेस ईयर 2017 को मान रहे हैं कि 2017 से लेकर 2018 के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, या हम इसको बेस ईयर 2016 को ले लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका जो बेस ईयर है ताकि समझने में आसानी रहे, तो उसमें हमने खर्च किया था 120 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि हमारा CPI कितना आता है, तो यहाँ पे हम करते हैं 200 डिवाइडेड बाय
120, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जी आ गया हमारे पास इस टाइम का सीपीआई। तो ये सीपीआई आपके पास आ गया। प्राइस इंडेक्स जो आपका आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो इतने का आ जाता है। इसी तरह से आप डिफरेंट कंट्री डिफरेंट जो ईयर्स के हैं या डिफरेंट मंथ्स के हैं वो सीपीआई जो है ना वो कैलकुलेट कर लोगे। अब सीपीआई हमारे पास निकल आया। सीपीआई से जो मेन चीज़ हमें पता चलेगी कि कंज्यूमर की जो बास्केट है उस पर कितना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, यानी कि उस पर कितना ज़्यादा मज़ीद खर्चा बढ़ रहा है। अब इसी तरह से आप ईयर टू ईयर आप सीपीआई या मंथ टू मंथ जो ना, जिस तरह से अभी आज डाटा आ रहा है, मंथ का भी आ रहा है और ईयर का भी आ रहा है कि पिछले एक महीने में सीपीआई कितना बढ़ा है और ईयर में कितना सीपीआई बढ़ा है, उसका वो इंडेक्स देखने जा रहे हैं। तो वो इंडेक्स यहाँ पे वो जो इदारा है वो बताएगा कि इतना इंडेक्स आया है, उसके ज़रिए फिर कैलकुलेट किया जाएगा इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो मेन चीज़ है, असल में हमें सीपीआई की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सीपीआई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इन्फ्लेशन देखना है कि इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा है या कम हुआ है। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो सीपीआई है। अब इन्फ्लेशन रेट कैसे, जो इदारे होंगे वो इन्फ्लेशन रेट इससे चेक करेंगे और उसका फार्मूला है बी माइनस ए, यानी कि कोई भी प्राइस जो कि सेकंड प्राइस है एंड फर्स्ट प्राइस को माइनस करेंगे। ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब 2020 साल और 2019 का अगर हमने सीपीआई लिया है और इसका हम इन्फ्लेशन रेट चेक करना चाह रहे हैं कि कितना उसमें डिफरेंस आया है, तो लास्ट हमारा 2020 है यानी कि बी, उसमें से माइनस करेंगे ए को, पिछली वाली वैल्यू को, और उसको डिवाइड कर देंगे ए पे, जो भी पिछले साल की प्राइसेस थी। जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो रेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे जो भी रेट होगा वो होगा इन्फ्लेशन रेट। तो इस इन्फ्लेशन रेट जब हमारे पास आ जाएगा और जो स्टेट बैंक्स होंगे उस कंट्री के, वो उस इन्फ्लेशन रेट को देख के डिसाइड करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाना है कि कम करना है, और उसकी रेट इन्फ्लेशन रेट की वजह से वो अपने मुल्क के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। महंगाई एक हद से ज़्यादा अगर हो जाएगी तो लोगों में गुर्बत होगी, जैसे पाकिस्तान में भी हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल नहीं वो कर पा रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर आप पहले कोई एक अच्छा बाइक यूज़ कर सकते थे या अच्छी गाड़ी यूज़ सकते थे तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम होना शुरू हो गया। वो अब गाड़ी से बाइक पे आना शुरू हो गए या बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे आ गए। इसी तरह से अगर कोई गोश्त अगर फ़र्ज़ करें हम कि वीक में 4 दिन बना रहा था तो अब वो 2 दिन में या 1 दिन पे आ गया। तो ये इसी वजह से होता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो बढ़ रहा है, और महंगाई बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके पीछे रिजर्व, पाकिस्तान में तो खैर और भी प्रॉब्लम है, रिजर्व्स नहीं है, ये एक अलग से टॉपिक है। तो रिजर्व जो है ना वो डॉलर्स के रिजर्व बढ़ने से, कम होने से भी इन्फ्लेशन पे अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अब जो आज यूएसडी है, जो अमेरिका है, वो अपना इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो डिसाइड करने वाला है। होप्स हो कि अब आपको समझ आ गया होगा कि सीपीआई जो है वो है क्या, मंथली सीपीआई और ईयरली सीपीआई क्या है। इस तरह का डाटा, इस तरह का जो वीडियोस हैं, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोग यूट्यूब पे शेयर करते हैं, और मेरा मकसद यही है कि आप लोग सीखें, इस पर इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज़ ये थोड़े से बोर्ड टॉपिक होते हैं, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो न्यूज़ होती हैं फंडामेंटल, हर बंदे को पता तो है कि फॉरेक्स में फंडामेंटल यूज़ होते हैं या न्यूज़ यूज़ होती हैं, तो उसके पीछे उन्हें पता ही नहीं होता कि सीपीआई आ रहा है, बस इतना ही पता है सीपीआई बढ़ा है, कम हुआ है, उसके पीछे क्या इफेक्ट पड़ेगा। असल में जब आप वो चीज़ें समझोगे देन आपको समझ आएगा कि अच्छा सीपीआई बढ़ा है, कम हुआ है, तो इससे आगे क्या इफेक्ट पड़ना है। सीपीआई अगर मतलब उसमें बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो इन्फ्लेशन रेट पे अफेक्ट करेगा,
और इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अफेक्ट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से लिया जाता है कम या ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो सारा कुछ मेजर किया जाता है सीपीआई से। तो सीपीआई इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है। इससे आगे पूरे वीक में डिफरेंट और भी न्यूज़ हैं तो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि उस पे वो चीज़ें क्या हैं, वो क्यों बनाई जाती हैं, क्या क्या उनके मकासद हैं, क्या काम होते हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप बना सकते हैं अकाउंट। और आगे हम चल के बहुत सारी चीज़ें और भी करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन है। तो इसमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। इस तरह की चीज़ें आपको पहले ये पेड चीज़ें वैसे लोग इसके पैसे लेके भी नहीं बताते हैं। खैर फंडामेंटल इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता इकॉनमी। वो जस्ट कैंडल स्टिक्स को पढ़ रहे होते हैं और कैंडल्स को बस जान रहे होते हैं कि ये चार्ट्स को सिर्फ स्टडी करना है या चार्ट्स ही सब कुछ हैं। ऐसा नहीं होता। चार्ट्स जो हैं वो भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फंडामेंटल उसके साथ साथ चलना ज़रूरी है। फंडामेंटल को आप पढ़ सकोगे तब जब आपको चीज़ों का पता होगा कि ये जो न्यूज़ आ रही है ये है क्या, इसका मकसद क्या है, ये इम्पैक्ट किस चीज़ पे करेगी। तो होप्स हो कि मैं आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब हुआ। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।